दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा गंगापुर गांव, जहां सुबह की पहली किरणें सरसों के खेतों को सुनहरा बना देती थी। यहाँ की मिट्टी में जीवन की सादगी बसी थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन। इसी गांव की एक संकरी गली के आखिरी छोर पर था एक पुराना टूटा फूटा सा मकान। दीवारें झड़ चुकी थीं, छत से पानी टपकता था, लेकिन इस घर में एक अमूल्य खजाना बसता था, प्यार, सेवा और रिश्तों की गहराई। इस मकान में रहते थे रामनाथ जी, जिनकी उम्र 80 के करीब थी। गंगा किनारे अपनी जिंदगी के 70 साल बिता चुके रामनाथ कभी गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक थे। आज उम्र और बीमारी ने उन्हें सीमित कर दिया था। उनके पांव जवाब दे चुके थे और आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी, परंतु उनका दिल आज भी उतना ही संवेदनशील और विवेकशील था जितना कभी हुआ करता था। रामनाथ के दो बेटे थे, धीरज और संजय। धीरज बड़ा बेटा था, उम्र में करीब 35 साल, शहर के एक निजी स्कूल में अध्यापक, शादीशुदा, 2 बच्चों का पिता। उसके पास समय की किल्लत थी और जीवन की भागदौड़ ने उसे रिश्तों से दूर कर दिया था। वह गंगापुर से थोड़ा दूर अपने परिवार के साथ रहता था। दूसरी ओर छोटा बेटा संजय था, अविवाहित, 28 वर्ष का। उसने जिंदगी को किसी और नजरिए से देखा था। उसने शहर जाने के कई मौके ठुकरा दिए और अपने बूढ़े पिता की सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण संजय के उठने की सूचना देती थी। सर्दियों की कंपकंपाती हवा में भी वो रसोई में जाता, लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाता और फिर चुपचाप अपने पिता के कमरे में जाकर उन्हें जगाता। बाबूजी, उठिए, चाय ठंडी हो जाएगी। रामनाथ मुस्कुराते, तू तो खुद भगवान है बेटा, इतना प्रेम कोई संतान नहीं कर सकती। इसके बाद संजय गर्म पानी तैयार करता, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराता और फिर पैर दबाता। यह सब उसके लिए कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक आदत थी, एक जिम्मेदारी जिसे वह खुशी खुशी निभाता था। वहीं दूसरी ओर धीरज महीने में एक बार आता था, कभी धन भेजता, कभी सब्जी लेकर आता, लेकिन उस सब में आत्मीयता की कमी थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग मुखिया रामलाल ने धीरज से कहा, धीरज, अब तो बाबूजी की उम्र हो चली है, तुझे तो अब उनके पास रहना चाहिए। धीरज ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पैसा भेजता हूं ना। और फिर संजय तो है ही। मुखिया चुप हो गए, पर उनके चेहरे पर खामोश अफसोस साफ झलक रहा था। वर्षा ऋतु के बादल गांव में अपना रंग जमा चुके थे। ठंडी हवाओं के साथ बूंदें जैसे पुरानी यादें ताजा कर देती थी, पर इस बार बारिश अपने साथ बुरे संकेत लेकर आई थी। रामनाथ जी को तेज सर्दी हो गई, जो धीरे धीरे निमोनिया में बदल गई। संजय ने गांव के डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दी, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात रामनाथ को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। संजय घबरा गया। उसने फौरन धीरज को फोन किया, भैया, बाबूजी की हालत बिगड़ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल ले जाना होगा। धीरज का जवाब रूखा था, मैं अभी शहर में हूं, तुम ही देख लो, जो खर्चा हो मैं दे दूंगा। संजय ने एक गाड़ी किराए पर लेने की कोशिश की, पर बाढ़ के कारण रास्ते बंद थे। थक हारकर उसने एक लकड़ी की ठेला गाड़ी निकाली, पिता को ओढ़नी से लपेटा और बारिश में ही पैदल अस्पताल की ओर चल पड़ा। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते भोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हालत गंभीर है, बचने की संभावना कम है। संजय की आंखों में आंसू थे, पर वो खुद को संभाले हुए था। उसने पिता का हाथ थामा और बैठ गया। रामनाथ ने आंखें खोली, चेहरे पर शांति थी। धीमे स्वर में बोले, बेटा, तूने जो किया है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरे संदूक में एक मटका है, वो तुम्हारा है। संजय कुछ कहता उससे पहले ही रामनाथ की सांसें थम गईं। एक गहरा सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी। संजय की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। पिता का साथ छूट गया था। अस्पताल से घर लौटते वक्त गंगापुर की सड़कें और भी सूनी लग रही थी। हर पेड़, हर कोना मानो रामनाथ जी की यादें समेटे खड़ा था। जैसे ही संजय पिता के शव को लेकर घर पहुंचा, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मुखिया रामलाल, पंडित श्याम और कुछ पुराने पड़ोसी, सभी की आंखों में नमक था। धीरज भी आया, पर शहर की थकावट चेहरे पर थी।
उसकी उपस्थिति शुद्ध कर्तव्य जैसी लगी, कोई गहरे जुड़ाव का भाव उसमें नहीं था। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। रामनाथ जी की अंतिम यात्रा में संजय ने कंधा दिया, सिर मुंडवाया और पिता की चिता को मुखाग्नि दी। धीरज ने भी रस्म निभाई, पर उसका मन कहीं और था। चिता की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं। उस धुएं के साथ जैसे वर्षों की तपस्या, त्याग और एक पिता का स्नेह सब स्वाहा हो गया। 13 दिनों तक संजय ने सभी विधियों का पालन किया। रोज सुबह उठकर गंगा स्नान, हवन, मंत्रोच्चार, वह पूरी निष्ठा से सब कुछ करता रहा। धीरज तो बस 2 घंटे ही रुक सका। कह गया, काम है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, तुम सब संभाल लेना। 13वें दिन की पूजा के बाद रात को घर में एक गहरा सन्नाटा था। केवल तेल का दिया मंद लौ में टिमटिमा रहा था। दीवार पर पिता की तस्वीर सजी थी, सामने फूल, अगरबत्ती और आंखों में अनकहे शब्द। संजय की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार पिता की कही आखिरी बात याद आ रही थी। मेरे संदूक में एक मटका है, वो तुम्हारा है। उसने फैसला किया कि आज ही वह उस मटके को खोजेगा। संदूक बहुत पुराना था, लकड़ी का, जंग खाए ताले वाला। चाबी संजय को मालूम थी। पिता अक्सर कहते थे, इसमें पुरानी यादें हैं। जब संजय ने संदूक खोला तो पुराने कपड़े, कुछ किताबें और नीचे दबा हुआ एक मटका दिखा। सामान्य मिट्टी का मटका, लेकिन उसके ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। संजय ने मटका खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर रखे थे 10 सोने के सिक्के, चांदी की 2 मोटी पायलें, एक पुराना सोने का कड़ा और सबसे नीचे एक हस्तलिखित पत्र। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। प्रिय संजय, तू मेरा वो बेटा है जिसने मुझे बुढ़ापे में कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। तेरे स्पर्श में ममता थी, तेरी बातों में आदर। जब मैं चलने में असमर्थ हो गया, तू मेरा सहारा बना। जब मेरी आंखें धुंधली हुईं, तू मेरी रोशनी बना। ये धन कोई खजाना नहीं, ये तेरे कर्मों का फल है। तेरा हक है इस पर, केवल तेरा। तेरा पिता रामनाथ। संजय की आंखों में आंसू थे। उसने वो पत्र सीने से लगाया और एक गहरी सांस ली। वो समझ चुका था, पिता ने अपने अंतिम दिनों में जो सबसे बड़ा उपहार दिया, वो धन नहीं, आशीर्वाद था। अगली सुबह जब संजय मटका लेकर मंदिर में धन्यवाद प्रार्थना कर रहा था, तभी धीरज आ गया। उसकी नजर मटके और उसमें रखे सामान पर गई। संजय ने कोई बहस नहीं की और मटका धीरज को थमा दिया। धीरज ने मटका खोला, उसमें चांदी सोना नहीं था। संजय हैरान था। तभी धीरज ने मटका पलटा और एक हल्की सी दरार नजर आई। उसने दबाव डालते हुए नीचे का ढक्कन खोला और वहां एक दूसरी चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, पुत्र धीरज, तुमने मुझे पैसे दिए पर समय नहीं दिया। सेवा और साथ ही सच्चा धर्म होता है। यह मटका तुम्हारे कर्मों का आईना है, बाहर से खाली, भीतर से भरा। तुम्हारा पिता। धीरज कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पत्र सीने से लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ, उसने पिता को जीवन में खो दिया था, अब वो उनका आशीर्वाद भी खो बैठा। मटका हाथ में लिए धीरज लंबे समय तक चुपचाप जमीन पर बैठा रहा। उसका चेहरा निर्विकार था, लेकिन आंखें भीतर चल रही हलचल की गवाही दे रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाया और सिसकने लगा। वर्षों की अनदेखी, बेरुखी और केवल धन संपत्ति तक सीमित रिश्तों की स्मृतियां अब कांटों की तरह चुभ रही थी। संजय पास ही खड़ा था। उसकी आंखों में कोई जीत का अहंकार नहीं था, सिर्फ शांति और समझदारी थी। वह आगे आया, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। भैया, बाबूजी ने भले ही मुझे ये सब दिया, पर मैं जानता हूं कि वो आपको भी बहुत चाहते थे। अगर आप सच में अपने किए पर पछता रहे हैं, तो फिर ये सब अब भी आपका है। धीरज ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं संजय, अब नहीं। अब मैं समझ गया हूं कि असली दौलत सेवा है, सच्चे रिश्ते हैं, ना कि सिक्कों की चमक। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे बांट सकते हैं, एक भाई की तरह, न कि हिस्सेदार की तरह। संजय मुस्कुरा दिया। अगले दिन दोनों भाइयों ने मिलकर मटके का धन देखा। संजय ने प्रस्ताव रखा, भैया, इसमें से आधा आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, आधा मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में लगाऊंगा।
बाबूजी ने हम दोनों को कुछ न कुछ दिया। उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया और आपको सोचने की शक्ति। धीरज ने सिर झुकाया। वर्षों में पहली बार उसे संजय अपने से बड़ा लगा, उम्र में नहीं लेकिन कर्म में। एक सप्ताह बाद गांव में निर्माण शुरू हुआ। रामनाथ स्मृति विद्यालय का शिलान्यास हुआ। धीरज और संजय दोनों ने एक साथ ईंट रखी। गांव वालों ने तालियों और जयकारों से स्वागत किया। धीरज ने फिर गांव छोड़ दिया, पर इस बार उसके दिल में गर्व और भाईचारे की लौ जल रही थी। उसने अपने बच्चों को भी गांव लाकर दिखाया। यही वो जगह है जहां मेरे पापा ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। कुछ महीने बाद विद्यालय बनकर तैयार हुआ। छोटे छोटे बच्चे नए बस्तों के साथ स्कूल में आए। संजय अब केवल पुत्र नहीं, शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। उसकी दिनचर्या अब भी पिता की तरह थी, सादा, अनुशासित और सेवा से परिपूर्ण। धीरज ने अपने घर में पिता की तस्वीर लगाई और रोज सुबह उसे देखकर प्रणाम करता। दोनों भाइयों के बीच अब दूरी नहीं, समझदारी थी। अलग अलग घरों में रहते हुए भी दिल एक जैसे धड़कते थे। कर्म का फल कोई चमत्कारी मटका नहीं होता जो अचानक संपत्ति दे दे। वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। सेवा, समर्पण और सच्चाई से किया गया हर कर्म एक बीज की तरह होता है, जो समय आने पर फल बनकर जिंदगी को समृद्ध करता है। रामनाथ जी ने सिर्फ धन नहीं छोड़ा, उन्होंने एक मूल्य प्रणाली छोड़ी। संजय ने दिखाया कि कर्म की पूजा करने वाला, बिना किसी उम्मीद के सेवा करने वाला ही असल में भाग्य का निर्माता होता है। धीरज ने दिखाया कि पैसा देने से नहीं, समय और प्रेम देने से कोई रिश्ता जीवित रहता है। और गंगापुर ने ये सीखा कि अगर एक व्यक्ति भी सच्चे मन से सेवा करे तो वो पूरा समाज बदल सकता है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। दोस्तों, कर्म का फल यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हर पाठक अपने जीवन के उस पहलू को देख सकता है जहां उसने प्यार, समय और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि पछतावे का द्वार जब खुलता है तो क्षमा और सुधार का रास्ता भी साथ खुलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी को बदल दे।